Good morning, 12th class. So we were on chapter number 4 of history, which is thinker, beliefs and buildings. And we'll be talking about the cultural development around the same period, जिसके बारे में हम in our previous chapters also we were talking about this time period only. तो इस time period के around क्या क्या cultural changes आए थे वो भी हम देख लेते हैं. मतलब हमने political changes देख लिए, हमने social changes देख लिए, अब हम basically cultural development देखेंगे. So we did talk about, or we started with the chapter with a brief introduction of the kind of changes that will be seen during this period. अगर हम culture wise बोले, ideology wise बोले, और इससे रिलेटेड अगेन अपने पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, जिसमें जो बुद्धिस्ट सोर्सेज है उनका एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, बिकॉज वो हमें बहुत कुछ बताते हैं अबाउट दैट टाइम पीरियड. और स्पेसिफिकली हमने सांची स्तूपा के बारे में बात की थी कि वो सरवाइव कर पाया है इवन समवेयर, हम बोलेंगे उस टाइम पीरियड जहाँ पे जो यूरोपियंस थे उनका समवेयर इंडिया के ऊपर कंट्रोल था, और नॉट ऑब्वियसली इन द टाइम पीरियड जब सांची स्तूपा बना था, मतलब जब आर्कियोलॉजी स्टार्ट हो रही थी उस टाइम पीरियड पे भी इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया. उसको हम बोल सकते हैं, एक तो बेसिकली हम लक बोल सकते हैं, गुड लक, और सेकेंडली ये है कि उस वहां पे जो ये रूलर्स थे उस टाइम पे उन्होंने वाइज डिसीजंस लिए, और जो फ्रेंच और जो बाकी यूरोपियंस हैं उनको बोला कि आप प्लास्टर कास्ट कॉपीज जो हैं वो लेके चले जाओ, इसके जो जो चीजें आपकी अच्छी लगी और ओरिजिनल को ऐसे ही रहने दो. एंड दे इवन फंडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर, मतलब सांची स्तूपा. एंड वी हैव सीन की जो शाहजहान बेगम है और सुल्तान जहान बेगम है, उनके एफर्ट्स के कारण ये फाइनली प्रिजर्व हुआ, और इसके ऊपर जॉन मार्शल ने कुछ वॉल्यूम्स भी लिखी थी. ठीक है. सो दिस इज समवेयर अ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों सरवाइव हुई, जबकि इस टाइम के बहुत सारे जो हमारे स्तूप है वो सरवाइव नहीं कर पाए, बिकॉज कोई सामान यूरोपियंस ले गए, म्यूजियम ले गए, म्यूजियम से, या फिर कोई जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो लोग यहाँ के जो स्टोन्स और ये सारी चीजें लेके चले गए. हमने आई थिंक हड़प्पा में भी, इफ यू ऑल रिमेम्बर, कि हमने हड़प्पा में भी पढ़ा था कि उसके बहुत सारे जो ब्रिक्स वगैरह उनको लोग ले गए थे फॉर अदर कंस्ट्रक्शन एंड ऑल. बट ये जो है इट सर्वाइव सांची स्तूपा, और ये अपने को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग वट एवर वर द बिलीव्स और उस टाइम के बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, इन सब चीजों से रिलेटेड. दैट इज वाई इसको हम थोड़ा सेंटर में रखेंगे. एंड बहुत बार होगा कि इसका बार बार मेंशन आएगा जब भी हम स्तूपास को या बुद्धिज्म से रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे. तो ठीक है. So now let us move with our next topic. We have basically done the kind of introduction and regarding Sanchi Stupa. Now we will move on to the background. यानी इस टाइम पे जो मेनली डेवलपमेंट हुई थी और बाकी जो चीजें हुई थी, उसका एक बैकग्राउंड ले लेते हैं कि क्या बेसिकली हुआ था, और उसके बाद क्या सिग्निफिकेंस है कि ये स्ट्रक्चर्स क्यों बने थे. एंड फिर मतलब why are they still considered so important, what are the information they tell us, all these sort of things. So सबसे पहले अराउंड इस टाइम पीरियड फर्स्ट मिलेनियम बीसी के अराउंड हम देखेंगे, पूरे वर्ल्ड में देयर वर मेनी थिंकर्स हु वर कमिंग अप विद न्यू आइडियाज रिलेटिंग टू रिलीजन, एंड नॉट ओनली रिलीजन, मतलब हम बोलेंगे जो कॉस्मिक रियलिटीज होती है, क्वेश्चन जैसे कि लाइफ आफ्टर डेथ क्या होता है, और क्या ये चीज होती है रीबर्थ, और मतलब इन सब चीजों से रिलेटेड इंडिया में क्वेश्चन कर रहे थे लोग कि सैक्रिफाइसेस जरूरी होते हैं या नहीं होते हैं, क्या इनकी सिग्निफिकेंस है, क्या असली में इनका बहुत इंपॉर्टेंस है या नहीं है. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, देयर वर ग्रेट thinkers who were emerging. So we have been mentioned few important thinkers of the world. ईरान के हैं अपने ज़ाराथुस्त्रा, और कॉन्गजी हैं अपने चाइना के, एंड ग्रीस के वी हैव सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल. ये सारे वो लोग हैं या वो थिंकर्स हैं जो इस टाइम पे इमर्ज हुए थे ऑल अराउंड द वर्ल्ड. और स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया की बात करें तो महावीर और जो गौतम बुद्ध हैं, they emerged in India during this time, and these were the people who were the great thinkers, and they will bring lot of change in the kind of ideology that was followed during this time.
ठीक है। तो इस टाइम पे हम देखेंगे कि ये क्या कोशिश कर रहे थे समझने की, कि जो बहुत सारे हम बोलेंगे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो क्लियर नहीं है, बियॉन्ड लाइफ है, जैसे कि एज आई सेड लाइफ आफ्टर दैट, कॉस्मिक रियलिटी क्या होती है, क्या रीबर्थ असली में होता है, क्या कुछ जो थॉट प्रोसेस दिए हुए हैं थ्रू आवर ग्रेट स्कॉलर्स की, आप इस लाइफ में जो आपकी डीड्स होगी उस पे डिपेंड करता है कि आपका जो नेक्स्ट लाइफ है वो आपकी कैसी होगी। तो यानी जो हम कर्म में बिलीव करते हैं, इन सब चीजों पे अब लोग सोचने लग गए थे और इसके क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो दिस वाज आल्सो द टाइम जहाँ पे हमने देखा किंगडम्स और सिटीज कैसे चीज डेवलप हुए थे, कैसे किंग्स डेवलप हुए थे, स्मॉल स्मॉल किंगडम से फिर एम्पायर चेंज हुए थे, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ कैसे चेंज हो रही थी वो हमें पता है, और मेनली गंगा वैली के अराउंड। तो यहाँ पे ये जो थिंकर्स हैं वो इन डेवलपमेंट को समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है, और ये जो वर्णा सिस्टम है, ये जो अलग अलग शास्त्र है, ये जो वेदास हैं, इनमें क्या कितना सच है या कितना चीज है जो फॉलो करनी चाहिए। सो व्हाट वर ऑल दीज, इन सब चीजों को लोग क्या कर रहे थे, सोचने की कोशिश कर रहे थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस टाइम पे हमें पता है कि वेदास और जो हमारे उपनिषद है, सैक्रिफाइसेस है, वर्णा सिस्टम है, इन सब में बहुत ज्यादा बिलीफ था। तो ये जो ट्रेडिशन है, ये जो सैक्रिफाइस वाला, इन सारी चीजों को थोड़ा समझ लेते हैं। हमें पता है कि बहुत सारे ऑलरेडी, ऐसा नहीं है, ये जो हम सोच की बात कर रहे हैं ये पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी। अलग अलग टाइप के रिलीजियस बिलीफ्स थे, अलग अलग टाइप की प्रैक्टिसेस थी जो कि अर्ली वैदिक ट्रेडिशन में मेंशन है, चाहे वो हमारा ऋग्वेदा हो, चाहे वो हमारे बाकी टाइप के वेदा हो, जिसमें ये जितने भी रिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ, यू कैन से कि कैसे गॉड से समवेयर उनको प्लीज करने के लिए सैक्रिफाइसेस करना जरूरी है, कौन हमारे गॉड्स हैं, ये सारी चीजें मेंशन थी इन द वेदास, चाहे वो ऋग्वेद हो, अपने अथर्ववेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद, ऑल दीज वेदास में चीजें मेंशन थी। और स्पेसिफिकली ऋग्वेदा जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, बिकॉज हमें पता है इट वाज समवेयर जिसमें सारे हिम्स लिखे हुए थे इन प्रेज ऑफ लॉट ऑफ डेटीज, लॉट ऑफ गॉड्स, चाहे अग्नि देव हो, एज दे सेड अग्नि, इंद्र, सोम, ऐसे करके अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग गॉड्स के लिए हिम दिए हुए थे इसमें। और अराउंड 1500 टू 1000 बीसीई के अराउंड हम बोलते हैं कि हमारी जो ऋग्वेद है वो कंपाइल की गई थी। बहुत सारे ये जो चैंट्स जो यहाँ पे मेंशन है, कहाँ पे मेंशन है, इन आवर ऋग्वेद, उसको वो लोग क्या करते थे, जब भी सैक्रिफाइस करते थे ब्राह्मण्स, तो वो उन हिम्स को क्या करते थे, चैंट करते थे। तो आई थिंक यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड चैंट, यानी कि बीच में उसको बोला जाता था, या अगर हम जैसे बोलते हैं उनका उच्चारण किया जाता था, जब भी कोई भी सैक्रिफाइस होता था, तभी तो ब्राह्मण की इस टाइप की इंपॉर्टेंस थी कि उनको ही आता था। और ये जो सैक्रिफाइसेस किए जाते थे, ये जो हिम्स उस टाइम पे चैंट किए जाते थे, वो जनरली किस मोटिव से किए जाते थे, या गॉड से क्या मांगते थे वो लोग। एक तो दे यूज टू आस्क फॉर कैटल, क्योंकि कैटल मेन सोर्स था, मतलब लाइवलीहुड का भी, और बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। गुड हेल्थ मांगते थे वो लोग, लॉन्ग लाइफ मांगते थे, और सन्स मांगते थे। हमें पता है फ्रॉम ancient times only, now the importance of sun is becoming, you can say, very very important. सन की इम्पोर्टेंस बढ़ रही थी, एंड एवरीवेयर पीपल वांटेड, मतलब एवरी कपल वांटेड टू हैव अ सन, कि आगे जनरेशन चले, एंड हु विल टेक केयर ऑफ देम व्हेन दे गेट ओल्ड, एंड ऑल दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, कि नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए सन जरूरी है। तो कैटल, सन्स, गुड हेल्थ और लॉन्ग लाइफ मांगते थे, sacrifices करते थे ये, so that they the god gets pleased and gives them with these things. इनिशियली तो जब सैक्रिफाइसेस परफॉर्म होना शुरू हुए थे तो लोग कलेक्टिवली मिलके सैक्रिफाइसेस करते थे, पर धीरे धीरे क्या हुआ, अराउंड थाउजेंड से 500 बीसीई के अराउंड, जो आपके घर के हेड ऑफ द फैमिली होता था, हेड ऑफ द हाउस होल्ड, वो अकेला भी क्या कर सकता था, मतलब एज द वन हु इज डूइंग द सैक्रिफाइसेस, वो परफॉर्म कर सकते थे ऐसे सैक्रिफाइसेस अपने डोमेस्टिक यूनिट में, फॉर अटेनमेंट ऑफ
द अबव मेंशन थिंग जो हमने अभी अभी बात की थी, ठीक है। ये तो हो गया भाई एट द जो हमने जनरल टर्म्स में बोला है भाई, सन के लिए गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, कैटल वगैरह के। बहुत बड़े बड़े जो सैक्रिफाइसेस होते थे, जो हम बोलेंगे जनरली किंग्स या चीफ करते थे, वो भी परफॉर्म किए जाते थे, जिनके अपने पास दो एग्जाम्पल है, एक है राजसूया, एक है अश्वमेध। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द अश्वमेध यज्ञ एंड ये जो राजसूया, इन दोनों में वैसे ज्यादा डिफरेंस नहीं था, थोड़ा सा डिफरेंस था। अश्वमेध यज्ञ में क्या करते थे, आई थिंक यू हैव ब्रीफ आइडिया, एक बार बहुत ब्रीफली मैं बता देती हूँ। वो ऑब्वियसली एक राजा क्या करता था, एक हॉर्स मतलब पूरी हवन ववन करके एक हॉर्स को छोड़ा जाता था, वो जिस जिस एम्पायर से गुजरता था, अगर उस एम्पायर के राजा ने एक्सेप्ट कर लिया कि जिस सपोज ए पर्टिकुलर राजा ने ये अश्वमेध यज्ञ किया है और उसके एम्पायर से वो जो हॉर्स है उसने भागना शुरू किया है और वो एक दूसरे एम्पायर पे पहुंचा है, तो दूसरे एम्पायर वाले राजा को पता है कि जिसने ये यज्ञ किया वो बहुत पावरफुल है, तो उससे फाइट करना तो पॉसिबल नहीं है। तो उसने अगर सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर ली तो वो एरिया एक्चुअली में समवेयर उसके अंडर आ जाएगा जिसने यज्ञ किया है, और अगर नहीं एक्सेप्ट की तो वॉर होगी, और वो फिर जो हॉर्स है वो पूरा एरिया घूम के वापस आ जाता था जहां से उसने बेसिकली जिस एम्पायर से उसने भागना शुरू किया था। और फिर क्या करते थे वो लोग, उस अश्व का सैक्रिफाइस कर दिया जाता था। और जो राजा सूया वाला सैक्रिफाइस है वो भी ऑलमोस्ट सेम होता था, बस बस उसमें जो हॉर्स है उसका सैक्रिफाइस नहीं किया जाता था। मतलब एक सिंपल तरीका था, हम बोलेंगे बिना, कोशिश करते थे कि बिना वॉर के ही एम्पायर का एक्सपेंशन हो जाए, तो ये भी एक टाइप का सैक्रिफाइस होता था। और ऑब्वियसली ब्राह्मण्स परफॉर्म करते थे ये रिचुअल्स। तो हमने देख लिया सैक्रिफाइसेस जो है वो अलग अलग लेवल्स पे होते थे, दैट मीन्स स्मॉलर लेवल्स पे भी होते थे और बड़े लेवल्स पे भी होते, मतलब बड़े लेवल इन द फॉर्म पूरे एम्पायर के बेसिस पे या राजा वगैरह करते थे, और बाकी गांव वाले कलेक्टिवली कर लेते थे या हाउस होल्ड वाले भी कर लेते थे। सैक्रिफाइस मतलब इम्पोर्टेंट थे, they thought to attain certain things or to please the deity or the god, sacrifices करने पड़ेंगे। So now this is the box which is actually talking about uh, a prayer to Agni. Agni हमें पता है God को believe करते थे, तो here there are two verses from Rig Veda invoking Agni, the god of fire, and often identified with the sacrificial fire, जो sacrifice में fire use करते हैं उससे associate किया गया है, जिसमें ऑफरिंग्स डाली जाती है ताकि जो वो ऑफरिंग्स है वो गॉड तक पहुंच जाए। सो वो कैसे चैंट किए जाते थे वो लिखा हुआ है कि ब्रिंग ओ स्ट्रॉन्ग वन द सेक्रीफाइस ऑफ आवर to the gods, O wise one, as a liberal giver, bestow on us, O priest, abundant of food, Agni obtained by sacrificing mighty wealth for us, and then procure, O Agni, for ever him who prays to you nourishment, the wonderful cow, may a son be ours, offspring that continues our line. So verses, इस टाइप के वर्सेस जो हैं जो संस्कृत में ऑब्वियसली कंपोज किए जाते थे वैदिक संस्कृत में, तो इनको ओरली ट्रांसमिट किया जाता था जो प्रीस्टली फैमिलीज थी, एंड यू कैन क्लियरली सी कि वो गॉड को इन सैक्रिफाइसेस में बोल रहे हैं कि हम आपको चीजें जो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो गॉड तक पहुंच जाए थ्रू अग्नि, और हमें मतलब चाहे वेल्थ हो, सन हो, अबंडेंट ऑफ फूड हो, काउ हो, कैटल, और सन को ऑब्वियसली कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइन, एंड काउ ऑब्वियसली हमें पता है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था, फूड के लिए ये लोग बोलते थे, और बाकी जितने वेल्थ भी। सो सिंपल टर्म्स में इस तरीके से सैक्रिफाइसेस किए किए जाते थे फॉर द अटेनमेंट ऑफ द विशेस ऑफ द पीपल। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। There were certain kind of new questions that were coming up during this time. तो इन new questions के बारे में बात कर लेते हैं। Many ideas found in the Upanishad basically around 6th century BCE के बाद हम देखते हैं लोग बहुत ज्यादा curious हो रहे थे to know about life. What is meaning of life, and as I said possibility of life after death, या रीबर्थ क्या होता है, रीबर्थ एज आई सेड कि क्या आपके इस मतलब इस बर्थ के डीड्स या जो आपके एक्शंस है, जो आपके कर्म है, वो डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट बर्थ में आपकी लाइफ कैसे होगी। उसी तरीके से इस टाइम पे इस बर्थ में आप जिस टाइप का लाइफ लीड कर रहे हो
ये चीजों पे लोग बहुत ज्यादा डिबेट करने लग गए थे, बातें करने लग गए थे। और ये आइडियाज जो है एज आई सेड उपनिषद में भी हमें मिलते हैं। तो थिंकर्स अब इन चीजों से कंसर्न थे कि मतलब कोशिश कर रहे थे कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है। और बाकी जो वैदिक ट्रेडिशन के बाहर हैं वो भी बोल रहे थे कि मतलब क्या चीज होती है जो पूरा हम लाइफ अल्टीमेट रियलिटी क्या है वो। दे आस्क वेदर और नॉट देयर इवन वाज अ सिंगल अल्टीमेट रियलिटी। people also began now अंडरस्टैंडिंग और मे बी फाइंडिंग आउट कि क्या जो हम इतने सालों से सैक्रिफाइस को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं क्या असली में इतना जरूरी है, क्या असली में इसकी इतनी इम्पोर्टेंस होती है, और क्या असली में ये जो अपने को अटेनमेंट जिसके लिए हम करते हैं वो अचीव होता है, या इज इट रियल और इज इट समथिंग टू बी फॉलोड और नॉट। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो हैं इनके बारे में लोग अब सोच रहे थे and people were discussing and wanting to find out more about this these kind of things। तो as I said कि बहुत सारे debates और discussion शुरू हो गए थे regarding these। तो we get like glimpse of lively discussions and debates from lot many Buddhist texts जिसमें mention किए गए हैं basically as many as 64 school of thought। मतलब 64 वेज में कैसे अलग अलग तरीके से थोड़ी सी सोच जो है एक दूसरे से वेरी करती थी। टीचर्स जो है एक एरिया से दूसरे एरिया ट्रैवल करते थे, वो ट्राई करते थे कन्विंस करने की, दे ट्राई टू कन्विंस वन अनदर as well as the lay persons about the validity of the philosophy। मतलब अब वो लोग कोशिश कर रहे थे लोगों को समझाने की कि जो फिलॉसफी वो लोग बोल रहे हैं वो कितनी सही है, क्यों सही है, और हमें वर्ल्ड को किस तरीके से समझना चाहिए। ठीक है, तो डिबेट्स जो है बेसिकली बहुत अलग अलग जगह पे, चाहे ग्रूव्स के नीचे, पेड़ के नीचे, या हट विद अ पॉइंटेड रूफ, ठीक है, जिसको बोलते थे लाइक कुटागरा शल, ठीक है, अलग अलग जगह पे। और ये क्या होता था, एक हट होती थी पॉइंटेड रूफ के साथ। हम छोटी विलेजेस या ऐसे करके शो करते हैं ना, या व्हेन वी आर किड तो एक हट बनाना सिखाते हैं, उस टाइप की इनके हट्स में बैठ के डिस्कशन करते थे, कभी ग्रुप्स के नीचे करते थे। और मतलब जहाँ पे भी वो लोग रुकते थे मूवमेंट्स के थ्रू, तो वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते टाइम तो चीजों को डिस्कस करते थे और कोशिश करते थे कि जो उनकी बात समझ नहीं पा रहे हैं या उनके राइवल हैं उनसे डिस्कशन करके उनको कन्विंस करने की कोशिश करते थे। और अगर सामने वाला आपकी बात से कन्विंस हो गया तब तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका फॉलोअर हो जाएगा। और अगर वो आपकी बात से कन्विंस नहीं हुआ तो ऑब्वियसली ही विल नॉट बी फॉलोइंग यू। तो इफ ही एक्सेप्ट, इफ यू आर एबल टू कन्विंस हिम, अगर आप इतना लॉजिकल या इतने अच्छे तरीके से बता पाए हो कि आपका जो फिलॉसफी है बिहाइंड द, यू कैन से वॉट एवर आइडियोलॉजी जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, अबाउट लाइफ, अबाउट अल्टीमेट रियलिटी, तो आप अगर उस चीज को कन्विंसिंगली सामने वाले को समझा पाए हो तब तो वो आपका एक डिसाइपल बन जाएगा, आपका फॉलोअर बन जाएगा। अदरवाइज ऑब्वियसली वो नहीं बनेगा आपका डिसाइपल, वो अपनी आइडियोलॉजी पे ही मूव करता रहेगा। सो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि जो कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप था ना उसका ये फिक्स्ड नहीं थे डिसाइपल्स, क्योंकि वो लोग बात कर रहे थे। टुडे सपोज आई एम टॉकिंग टू यू, यू हैव वी आर डिस्कसिंग ऑन सम टॉपिक एंड यू हैव गिवन सच वैलिड पॉइंट्स दैट आई विल नाउ बिकम योर सपोर्टर, कि हाँ आप जो बातें बोलो वो सही है। बट सपोज नेक्स्ट डे आई मीट अ सेकंड चाइल्ड एंड द सेकंड चाइल्ड इज more convincingly able to basically make me believe in something else, जो भी हम टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, तो आई मे नाउ लीव योर सपोर्ट एंड आई मे मूव टू द अदर चाइल्ड फिलोसफी। तो इससे क्या हो जाएगा, दैट मीन्स जो आपका सपोर्ट बेस है वो फिक्स नहीं है, वो चेंज होता रहता है, कभी श्रिंक हो जाएगा, कभी एक्सपैंड हो जाएगा। Like we have, suppose I make two group in the class and I ask you people to debate on one particular topic, and
then obviously if one group is very convincingly, initially I become the supporter of that group और जो भी वो टॉपिक फॉलो कर रहे थे, बट जब सेकंड ग्रुप की बारी आई उन्होंने उनके डिबेट, उनके पॉइंट्स को निगेट भी कर दिया और ज्यादा लॉजिकल वे में अपने पॉइंट्स को एम्फसाइज किया. सो आई मे देन नाउ बिकम द सपोर्टर ऑफ दैट ग्रुप. तो वही चीज होती थी, डिबेट और डिस्कशन के थ्रू ग्रुप्स जो है वो फिक्स नहीं थे. कभी आपका जो फॉलोअर्स की ग्रुप है उनका नंबर श्रिंक हो जाता था अगर दूसरे उनको कन्विंस बेटर कर पाए, और कभी कभी आप अगर अच्छे से कन्विंस कर रहे हो तो आपका जो ग्रुप है वो एक्सपैंड होता रहेगा. तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे, हमें पता है, चाहे महावीर हो, चाहे लॉर्ड बुद्धा हो, जिन्होंने अब इस टाइम पे जो मेन आइडियोलॉजी थी वेदास की अथॉरिटी को थोड़ा क्वेश्चन किया कि इसमें जो चीजें लिखी हुई है वो टोटली सही है या नहीं है, एंड ऑल दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, क्या फॉलो की जानी चाहिए, कितनी बात सही है या टोटली सही नहीं है, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. एंड दे वर ऑल्सो एम्फसाइजिंग दैट बेसिकली जो मेन एंड वुमेन है वो लिबरेशन अटेन कर सकते हैं फ्रॉम द वर्ल्डली एग्जिस्टेंस. एंड इसके लिए वो बोल रहे थे ये जब जो हम सैक्रिफाइसेस और ये सारी चीजें जो हैं इनको जरूरी नहीं है कि आपको ये करना जरूरी है. ओके, सो यानी एक नई चीज आ रही थी जिसमें ये लोग बोल रहे थे कि जो एक अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन, फ्रीडम, बाद में हम देखेंगे कुछ नए टर्म्स भी आएंगे, मतलब साल्वेशन जिसको निर्वाणा भी बोलते हैं. तो इस टाइप की चीजों से अगर ये वाली टाइप की चीजें आपको अटेन करनी है, आपको बाद में हम देखेंगे ऐसी चीजें भी आएगी जो साइकिल ऑफ लाइफ एंड बर्थ है, इसमें से भी अगर आपको निकलना है तो आपको क्या करना चाहिए. इस टाइप की जो चीजें हैं इससे रिलेटेड वो बोल रहे थे कि इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप ये सैक्रिफाइसेस करें या इस टाइप के जो वेदास में या जो ब्राह्मण्स जो बोलते हैं उन चीजों को फॉलो करें. एंड अगेन बहुत सारी चीजों को इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था, मतलब इन टर्म्स ऑफ, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, तो इसके मेन रीजंस क्या हैं, डिजायर्स है, तो आप डिजायर को कैसे एंड करोगे बाय द मॉडरेशन पॉलिसी एंड ऑल दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स. तो ये नए नए आइडियाज आएंगे अपने सामने ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, where this period is basically marked with somewhere kind of contrast, या हम बोलेंगे contrary to the brahminical thought process, जहां पे बोलते हैं एक इंडिविजुअल का जो एग्जिस्टेंस है वो टोटली मे बी इज डिटरमाइंड बाय हिज और हर बर्थ इन अ स्पेसिफिक कास्ट और जेंडर, कि आप अगर इस कास्ट में इफ यू हैव टेकन बर्थ तो इसका ये स्पेसिफिक रीजन है, या फिर आप इस जेंडर में आपने अगर बर्थ लिया है तो इसका ये स्पेसिफिक रीजन है, और आपको ऐसे ही लाइफ लीड करनी है और इसी टाइप के आपको नॉर्म्स रेगुलेशंस जो है फॉलो करने हैं. दैट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, कि ये वाली चीजें फॉलो करना जो है वो जरूरी नहीं है. ठीक है, ये सारी जो आइडियोलॉजीज है ये अब आ रही हैं बिकॉज ऑफ द न्यू टीचर्स एंड न्यू थिंकर्स हु आर कमिंग ड्यूरिंग दिस टाइम. और इससे रिलेटेड देयर इज अ, यू कैन से, lot of evidences, lot of you can say अपने पास बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट मटेरियल अवेलेबल हैं इस टाइम पीरियड के बारे में, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें जो हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है कि लोग कैसे किस तरीके से अब जो पहले वाले थॉट प्रोसेस थे उससे डिविएट होके नए थॉट प्रोसेस में जा रहे हैं. तो हम कुछ वर्सेस पढ़ेंगे फ्रॉम उपनिषद्स एंड देन वी विल स्टडी अबाउट हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड, प्रिजर्व्ड, और उनमें क्या चीजें लिखी जाती थी. उसके बाद फैटलिस्ट क्या होते हैं, मटीरियलिस्ट क्या होते हैं, यानी नई टाइप की आइडियोलॉजीज, नई टाइप के वर्ड्स आ रहे हैं. ठीक है, दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग इन आवर नेक्स्ट क्लास इन डिटेल, बिकॉज ये हम एक टाइप के कोशिश करेंगे कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे ताकि इनके बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसको भी हम समझ सकें. ओके, सो आई सपोज दिस मच इज क्लियर जितना भी हमने आज किया है. If you have any doubt relating to whatever we have done today,
फील फ्री टू आस्क, और इसको हम डिस्कस करके सॉल्व कर लेंगे। हम अब देखो एक बेस क्लियर हो गया, अब हम इसी बेस के थ्रू पढ़ेंगे कि बुद्धिज्म की क्या आइडियोलॉजी थी और जैनिज्म की क्या आइडियोलॉजी थी, दोनों किस तरीके से अलग थे, दोनों का क्या एक्सपेंस था, कैसे दोनों राइज हुए, और कैसे दोनों जो ब्राह्मणिकल फिलॉसफी है उससे अलग थे, और फिर कैसे लोगों ने फॉलो किया और क्या क्या चेंजेस आए थे। ठीक है, so this is what we will be doing in detail in our next class. If you have any doubt relating to the topic that we have covered today, come back with your problems and we'll discuss and solve.